गैट का विश्व व्यापार बढ़ाने तथा इसके विस्तार में क्या योगदान है, समझाइए। भूमिका। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है। गैट की आवश्यकता की परिस्थितियां निम्न प्रकार बन गई थी। पहला, 30 की महामंदी और वृद्धिकारी संरक्षण नीतियों के कारण। दूसरा, पड़ोसी को भिखारी बनाने वाली नीति के कारण, बैगर दाई नेबर पॉलिसी। दूसरा, स्वतंत्र व्यापार की नीति को प्रबल समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ में कॉर्डेल हल ने किया, जिससे शांति और व्यापार वृद्धि हो सकती थी। 1934 में अमेरिका नेतृत्व के लिए तैयार एवं विश्व प्रतिनिधि के रूप में मौजूद था। घरेलू राजनीति और व्यापार में बाधाएं बढ़ गई थी। घरेलू राजनीति। चौथा है, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंध के मध्य विवाद का प्रारंभ हवाना चार्टर द्वारा प्रारंभ हुआ। अमेरिका ने कॉर्डेल हल के विचारों से प्रेरित होकर 1934 में एक एक्ट, रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट एक्ट ऑफ 1934 बनाया गया, जिसमें उच्च प्रशुल्कों को कम करने के कई प्रावधान थे। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र ने 1945 में बहुपक्षीय वाणिज्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें प्रशुल्क अधिमान, मात्रात्मक संरक्षण, अनुदान, राज्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों के नियम बनाए गए तथा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। गैट के उद्देश्य। हवाना चार्टर ने प्रशुल्कों में कमी, निर्यात वस्तुओं के प्रसार और करेंसियों के स्वतंत्र विनिमय सिद्धांत को अपनाया, पर यह व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाया था। जेनेवा में 17 देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रशुल्क पर और अन्य प्रावधानों पर सहमति समझौते के रूप में गैट 1947 में सामने आया। व्यापार और भुगतान। इस अंतर्गत पहला, व्यापार और भुगतान की बहुपक्षीय व्यवस्था बनाना था। दूसरा, मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाना था, जिसके तहत संरक्षण हटाना, भेदभाव हटाना एवं स्वतंत्र व्यापार बढ़ाना था। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक संहिता, इंटरनेशनल कमर्शियल कोड बनाना, जो डंपिंग और सब्सिडी के लिए नियम बनाएगी। मात्रात्मक संरक्षणों के प्रयोग पर रोक लगाना, कोटा केवल भुगतान असंतुलन होने पर ही लगाया जा सकेगा। चौथा, बहुपक्षीय व्यापार अनुबंधों हेतु नियम और सिद्धांतों का चयन करता है। गैट के कार्य। पहला है प्रशुल्क वार्ताएं। ये वार्ताएं निम्न सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला है आदान प्रदान और परस्परता प्रत्येक वस्तु हेतु। दूसरा, प्रशुल्कों की दरों को सीमित करना। प्रशुल्क पर वार्ताएं, आदान प्रदान और परस्परता प्रत्येक वस्तु हेतु। दूसरा, प्रशुल्क दरों को सीमित करना। तीसरा, प्राथमिकता दरें और प्राथमिकता सीमा निश्चित करना। चौथा, बंधी हुई और खुली हुई दरें निर्धारित करना। गैट की वार्ताओं में विभिन्न प्रस्ताव लिए जाते रहे हैं, जिनसे 1947 से 1995 तक विश्व व्यापार को संचालित करने का कार्य किया जाता रहा है। स्मरण रहे कि गैट की प्रकृति अस्थायी है, तो इसके प्रस्तावों और नियमों को मानना बाध्यकारी नहीं था। गैट वार्ताओं के 7 दौर चले। पहली वार्ता में प्रशुल्क कम करने की बात कही गई। कैनेडी राउंड में राशिपातन विरोधी सहमति और विकास के पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया। 1970 के दशक में टोक्यो राउंड में व्यापार की उन बाधाओं से निपटने का प्रयास किया जो प्रशुल्क के रूप में नहीं थी। गैर प्रशुल्क बाधाओं को भी हल करने का प्रयास किया गया। 7वीं गैट वार्ता 1974 में जापान के टोक्यो में हुई, इसे टोक्यो घोषणा कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता रही है बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर सहमति हुई। दूसरा, व्यापार बाधाओं और प्रतिबंधों को दूर करने के उपाय अपनाने पर बल दिया गया। तीसरा, व्यापार के बदलते स्वरूपों एवं प्रवृत्तियों को संरक्षण दिया गया। चौथा, विकासशील देशों को प्रदान की जाने वाली प्राथमिकताओं को वैधानिक मान्यता दी गई। गैट की 8वीं वार्ता या यूरुग्वे राउंड 1986 में यूरुग्वे के पुंटा डेल एस्टे में हुई थी 8वीं वार्ता, जिसमें बदलती वैश्विक
प्रवृत्तियों की वार्ता पूर्व निम्न रही थी। बदलती वैश्विक प्रवृत्तियां वार्ता से पहले निम्न हो गई थी। पहला, उत्तर और दक्षिण के मध्य विवाद बढ़ रहा था। दूसरा, विकसित और विकासशील देशों की ओर ऋण प्रवाह और साधनों के विपरीत प्रवाह जारी रहा। तीसरा, व्यापार पर विनिमय दरों की अनिश्चितता एवं उच्चावचन का प्रभाव पड़ रहा था। चौथा, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी और जापान जैसे देशों के व्यापार असंतुलन तेजी के साथ बढ़ रहे थे। पांचवा, विकसित देशों में संरक्षण बढ़ रहा था। तीसरा था, बहुपक्षीय व्यापार समझौते में आई जटिलताओं एवं सहभागी देशों के आपसी हितों के टकराव के कारण दिसंबर 1990 तक इसके नतीजों पर सहमति नहीं बन पाई। तब आर्थर डंकल, गेट के डायरेक्टर जनरल ने डंकल प्रस्ताव रखा। चौथा, यूरुग्वे राउंड में बहुपक्षीय व्यापार समझौते के और ज़्यादा व्यापार स्वरूप को ध्यान देते हुए निम्न नए क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। पहले, सेवाओं का व्यापार। दूसरा, बौद्धिक संपदा का व्यापार से संबंधित पक्ष। तीसरा, व्यापार संबंधी विनियोग उपाय। पांचवा, यूरुग्वे राउंड में चर्चा हेतु मुख्यतः 3 विषयों को शामिल किया गया। पहला, विशिष्ट व्यापार बाधाओं को सीमित करना और बाजार पहुंच में सुधार करना। दूसरा, गेट के अनुशासन को सबल करना। तीसरा, में व्यापार के उदारीकरण की समस्याएं। बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पक्ष, ट्रिप्स और ट्रिम्स से संबंधित नियमों को बनाना। छठा, 124 सदस्यीय देशों ने 15 अप्रैल 1994 को मराकेश, मोरक्को में हुए समझौते की संरचना के 6 मुख्य भाग निम्नांकित हैं। पहला, WTO को स्थापित करना। दूसरा, वस्तु और विनियोग वस्तुओं के व्यापार पर बहुपक्षीय समझौता जिसमें गेट 1994 तथा व्यापार संबंधी विनियोग उपाय शामिल है। तीसरा, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता होना चाहिए। चौथा, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पक्षों पर समझौता किया जाना चाहिए। पांचवा, विवादों का निपटारा करने की प्रणाली अपनाई चाहिए। छठा, सरकारी व्यापार नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रश्न, WTO की स्थापना, कार्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव और भारतीय कृषि उद्योग और व्यापार पर प्रभाव का वर्णन करो। भूमिका, यूरुग्वे राउंड 1986 समझौते के अनुसार मराकेश, मोरक्को 15 अप्रैल 1994 से गेट का रूपांतरण एक नवीन औपचारिक और संवैधानिक संगठन WTO के रूप में 1 जनवरी 1995 से कार्यशील हुआ। WTO सामान्य परिचय, ये एक औपचारिक और संवैधानिक संगठन है। दूसरा, यह एकल संस्थागत ढांचा है। तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाले मंत्री सम्मेलन द्वारा ये निर्देशित होता है। तीसरा, सामान्य कार्य नियमित रूप से सामान्य परिषद से किए जाते हैं। चौथा, पांचवा, इसका मुख्यालय सेंट विलियम रैपड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सेंटर विलियम रैपड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 19 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान WTO का 164वां सदस्य देश बना। इसकी संबद्ध समितियां हैं: विवाद निवारण समिति, व्यापार नीति समीक्षा समिति। अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं: वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं को निगरानी करने पर परिषद। वर्तमान में विश्व के 30 अन्य देश सदस्य बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। WTO के उद्देश्य: जीवन स्तर में वृद्धि करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा, पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग में वृहत स्तरीय और ठोस वृद्धि करना। तीसरा, वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना। पांचवा, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। गेट में संसाधनों के पूर्ण उपयोग की बात कही गई थी, जबकि WTO में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की बात कही गई है। छठा, अविरत या सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना।
सातवां, पर्यावरण का संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। डब्ल्यूटीओ के कार्य। डब्ल्यूटीओ समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों के क्रियान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा, व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श करने हेतु मंच के रूप में कार्य करता है। तीसरा, विवादों के निपटारे से संबंधित प्रक्रियाओं और संबंधित नियमों को प्रशासित करता है। चौथा, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करता है। पांचवा, वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण, वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी में अधिक सामंजस्य भाव से आईएमएफ और आईबीआरडी से सहयोग करता है। छठा, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने का प्रयास करता है। गेट और डब्ल्यूटीओ में अंतर। गेट अस्थायी काम चलाऊ अंतराकालीन व्यवस्था थी। डब्ल्यूटीओ स्थायी व्यवस्था है, इसके समझौते स्थायी हैं। दूसरा, गेट इकरारनामा में एवं ठेके संबंधी पक्षों से संबंधित रहा है। यह डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के व्यापार से संबंधित है। गेट घरेलू विधान प्रणाली को जारी रखने की अनुमति देती है जबकि गेट समझौते का उल्लंघन किया गया हो। विश्व व्यापार संगठन ऐसी अनुमति नहीं देता। गेट कम शक्तिशाली था, विवादों के निपटारे की प्रणाली धीमी और कम समर्थ थी, इसके आदेश और निर्णय आसानी से रोके जा सकते थे। डब्ल्यूटीओ गेट के सापेक्ष अधिक शक्तिशाली है। विवाद निपटान की प्रणाली तीव्र और अधिक समर्थ थी, इसके निर्णयों की काट करना बहुत कठिन है। डब्ल्यूटीओ मुख्यतः व्यापार की बाधाओं के अनछुए पक्षों से अधिक संबंधित था। इनका गेट में ध्यान नहीं दिया गया। वे हैं परिवर्ती लेवी, ये वस्तुओं पर लगे करों से संबंधित होती है तथा कस्टम स्थल पर एकत्रित की जाती है। दूसरा, निर्यात संरक्षण, जो मात्रा या मूल्य या निर्यात कोटा पर आधारित होता है, निर्यात संरक्षण पर इसने ध्यान दिया। तीसरा, उपभोक्ता संरक्षण विधान, जो देश में वस्तुओं के प्रवेश को नियंत्रित करने जैसी व्यापार बाधा का रूप है। चौथा है, व्यापार के नियमन में स्वास्थ्य और पर्यावरण के पक्षों को ध्यान में रखना। कुछ देशों ने इसका अनुचित सहारा लेकर आयातों पर नियंत्रण लगाया। उदाहरण, यूएसए ने केले तथा डीडीटी और अन्य रसायनों के कारण कृषिगत पदार्थों के आयात पर रोक लगाई थी, परंतु भारत द्वारा विरोध करने पर आयात नियंत्रण हटा लिया गया। बाल श्रम नियमनों के आधार पर आयात पर प्रतिबंध। उदाहरण, कारपेट उद्योग में बाल श्रमिकों के कार्यरत होने के कारण भारत जैसे देशों से कालीनों का आयात नहीं करना। शिपिंग और फ्राइट कैरियज पर आयातक देशों द्वारा प्रतिबंध लगाना। सातवां, विभेद युक्त व्यापार संतुलनकारी प्रबंधों पर जो बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का उल्लंघन करते हैं। यूरुग्वे समझौते या डब्ल्यूटीओ की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? पहला, विनिर्माण में व्यापार उदारीकरण करना। इस हेतु प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करना, जिसके मुख्य पक्ष तीन थे। पहला, प्रशुल्क बंधनों का विस्तार करना। दूसरा, प्रशुल्क दरों में कमी करना। तीसरा, ड्यूटी मुक्त सुगम्यता का विस्तार करना। इसके संदर्भ में औद्योगिक और विकसित देशों में काफ़ी अधिक प्रशुल्कों की कमी करने की संभावना व्यक्त की गई। भारत द्वारा 68% प्रशुल्क बंधन सीमा में आ गए, जो पहले 5% तक ही सीमित थे। कृषि व्यापार का उदारीकरण करना, ये उरुग्वे राउंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकृति थी कि बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में कृषि को भी शामिल किया जाए। इससे पूर्व गेट में कृषि शामिल नहीं होने के कारण ये विकसित देशों के लिए उच्च संरक्षित स्तर बन गई थी। अतः उदारीकरण हेतु निम्न प्रावधान रखे गए: प्रशुल्कीकरण करना, प्रशुल्क बंधन करना, प्रशुल्क कटौती करना, अनुदान में कमी करना, घरेलू सहायता देना। इनके संदर्भ में औद्योगिक देशों ने प्रशुल्क बंधनों में 6 वर्षों के भीतर 36% के औसत स्तर से कम किया, जबकि विकासशील देशों में 10 वर्षों की अवधि में 24% की दर से प्रशुल्क कम किए जाने थे। भारत ने प्राथमिक उत्पादों में 100% और खाद्य तेलों में 300% की सीलिंग बंद रखी थी।
उरुग्वे समझौते में 3 प्रकार की सब्सिडी रखी गई। पहला निषेधात्मक सब्सिडी, दूसरा क्रिया योग्य सब्सिडी, तीसरा गैर क्रिया योग्य सब्सिडी। सेवाओं पर सामान्य समझौता गैट के पक्ष गट्स मुख्य रूप से 4 पक्षों पर ध्यान रखा गया। पहला क्रॉस बॉर्डर आपूर्ति, जिसमें ट्रांस बॉर्डर डाटा प्रवाह और यातायात सेवाओं को शामिल किया गया। दूसरा वाणिज्यिक उपस्थिति, जो विदेश में सेवाओं की उपस्थिति को प्रतिनिधि कार्यालयों के द्वारा सुनिश्चित करता है। तीसरा विदेश में उपयोग पर्यटन। चौथा विशिष्टता युक्त व्यक्तियों का आवागमन, जिसमें विदेशी विशेषज्ञों कंसल्टेंट का देश में प्रवेश और अस्थायी रूप से निवास शामिल होता है। औद्योगिक देशों ने अपनी सेवा क्रियाओं का लगभग 54% पहुंच वायदों के अधीन उपलब्ध कराया है। वहीं विकासशील देशों ने मात्र 17% सेवाओं को उपलब्ध कराने की बात कही है। पर्यटन तथा पर्यटन संबंधित सेवाओं को उपलब्ध कराने का वायदा विकासशील देशों द्वारा किया गया है। गट्स का ढांचा सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सभी सदस्य देशों को प्रदान आधारभूत दायित्व सम्मिलित करता है, जिसमें वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, यातायात, दृश्य श्रम, पर्यटन और प्रोफेशनल सेवाओं के साथ साथ श्रमिकों का आवागमन भी शामिल है। इन दायित्वों में एक परमाणु गृह राष्ट्र दायित्व भी है, जो आवश्यक रूप से देशों में सेवाओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के मध्य विभेद करने से बचाता है। एक अन्य दायित्व पारदर्शिता आवश्यक है, जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य देश अपने सभी संबंधित कानूनों और विधानों को प्रकाशित करेगा। इसमें सेवा व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक सदस्य किसी अन्य सदस्य द्वारा चाही जाने वाली विशिष्ट सूचना का तुरंत जवाब देगा। विकासशील देश सेवाओं के व्यापार के उदारीकरण से खतरा महसूस कर रहे थे कि ऐसा होने पर उनका सेवा क्षेत्र औद्योगिक देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शिकंजे में फंस जाएगा, क्योंकि विकासशील देश सेवाओं के शुद्ध आयातक थे और उनके व्यापार घाटे लगातार बढ़ रहे थे। यद्यपि कई श्रम गहन सेवाएं थीं जिनका तुलनात्मक लाभ विकासशील देश उठा रह सकते थे, परंतु ऐसे लाभ प्राप्त करने में तकनीकी, संगठनात्मक और वैधानिक रुकावटें थीं। वास्तविकता में औद्योगिक देश यूरुग्वे राउंड में इस मुद्दे को लाने के इच्छुक नहीं थे। व्यापार संबंधी विनियोग उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स का तात्पर्य उन निश्चित दशाओं या प्रतिबंधों से है जो एक देश द्वारा विदेशी विनियोग के संदर्भ में लगाया जाता है। ये तब असंगत हो जाती है जब पहला, उत्पादों में स्थानीय आदाओं की एक निश्चित मात्रा का उपयोग किया जाए, दूसरा, उत्पादन का एक निश्चित अनुपात स्थानीय बाजार में ही बेचा जाए, तीसरा, निर्यातों के एक दिए हुए अनुपात से अधिक आयात नहीं बढ़े या निर्यात और आयात संतुलन में रहे, चौथा, विदेशी विनिमय बहिर्वाह के साथ विदेशी विनिमय अंतर्वाह का निश्चित अनुपात बना रहे या एक दूसरे से संतुलन में रहे। घरेलू बिक्री आवश्यकताएं, अर्थात एक कंपनी अपने उत्पादन का एक निश्चित अनुपात स्थानीय स्तर पर बेचेगी। ऐसी कोई दशा औद्योगिक देश 2 वर्षों की समय अवधि में, विकासशील देश 5 वर्षों या कम में तथा विकसित देश 7 वर्षों की अवधि में लागू कर देंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार पक्षों पर समझौता, ट्रिप्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग ट्रेड इन काउंटरफेट गुड्स। ये समझौता कई विवादास्पद पक्षों से संबंधित रहा है। बौद्धिक संपदा अधिकारों को वाणिज्यिक मूल्य की सूचना, इंफॉर्मेशन विद ए कमर्शियल वैल्यू द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसकी विशेषता है विचार, खोज और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, आइडिया, इन्वेंशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन के साथ इन्हें संपत्ति के समकक्ष दर्जा देने की जन इच्छा, पब्लिक विलिंगनेस टू बेस्टो द स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी, और इनके स्वामी को यह अधिकार देती है कि अन्य से इन्हें पहुंच से दूर रखे या संरक्षित विषय की भांति इसका प्रयोग करे। गिव देयर ऑनर द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एक्सेस टू और यूज ऑफ प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट मैटर। बौद्धिक संपदा अधिकार पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिज़ाइन, भौगोलिक सूचनाओं, ट्रेडमार्क के द्वारा वैधानिक रूप से सुरक्षित होते हैं। संरक्षण के विशेष स्वरूपों, स्पेशल सुई जेनरिस फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन का होना भी संभव है, जैसे पादप संवर्धक का अधिकार, प्लांट ब्रीडिंग राइट्स,
एवं इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट का डिजाइन और का संरक्षण। आईसी सर्किट का डिजाइन। कई देशों में ऐसा व्यापार संबंधित गुप्त नियम है जिसमें गोपनीय जानकारी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ट्रिप्स समझौतों के अधीन 7 बौद्धिक अधिकार माने गए हैं। पहला कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा भौगोलिक सूचक जोग्राफिकल इंडिकेशन, चौथा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पांचवा पेटेंट, छठा इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिज़ाइन आईसी डिज़ाइन और सातवां गुप्त सूचना या प्रकटित सूचना। कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर समझौता बर्न सम्मेलन के विधानों के अनुरूप चला, जिसमें हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी था। भारत का नया कॉपीराइट एक्ट भी ट्रिप्स समझौते की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 और यूरुग्वे समझौते में निम्न मुख्य अंतर है। भारतीय पेटेंट एक्ट 1970 और यूरुग्वे समझौता। पहला, खाद्यान्न, औषधि और रासायनिक तत्वों के क्षेत्र में केवल प्रक्रिया पेटेंट। इन दशाओं में उत्पाद पेटेंट लागू नहीं हुआ। खाद्यान्न, औषधि, दवा और रासायनिक तत्वों के साथ ही सभी अन्य उत्पादों में उत्पाद पेटेंट भी लागू रहेगा। दूसरा, पेटेंट समाप्ति अवधि खाद्य, औषधि, दवा, रासायनिक तत्वों की दशा में 5 से 7 वर्ष और अन्य पेटेंट की दशा में 14 वर्ष रहेगी। पेटेंट समाप्ति की अवधि। सभी उत्पादों हेतु पेटेंटों की समाप्ति अवधि 20 वर्ष रहेगी। यूरुग्वे समझौता। तीसरा, पादप और पशु जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल है एवं इनके उत्पादन से जुड़ी बायोलॉजिकल और सूक्ष्म बायोलॉजिकल्स प्रक्रियाएं पेटेंट के अधीन शामिल नहीं है। पादप और बीज प्रजाति की खोजकर्ता की संरक्षित करने की सुई जनरस प्रणाली विद्यमान नहीं है। केवल पादप, पशु और जैविकीय प्रक्रियाएं पेटेंट के अधीन शामिल नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं पेटेंट में शामिल है। यूएस के प्लांट ब्रीडर्स एक्ट में सुई जनरस के द्वारा पादपों और बीज प्रजाति के खोजकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित है। ऐसी प्रक्रियाएं, तरीके जो मनुष्य और जीवों के उपचार में लगे पेटेंट नहीं हो सकते। चौथा, किसी पेटेंट की अनिवार्य लाइसेंसिंग 3 वर्ष हेतु अनुमन्य है यदि इसमें लोकहित हो, जैसे कि आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता या उचित कीमतें प्राप्त न हो रही हो। किसी भी पेटेंट की अनिवार्य लाइसेंसिंग बहुत कठोर दशाओं के अंतर्गत अपरिहार्य दशाओं में ही दी जाती है। पांचवा, एक पेटेंट तब कार्यशील होता है जब इसका उपयोग स्थानीय विनिमय भारत में उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा हो। एक पेटेंट तब कार्यशील होता है जब ये स्थानीय विनिर्माण में प्रयोग नहीं होगा। छठा, पेटेंट क्रिया का आयातीकरण कार्यशील पेटेंट के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। एक पेटेंट केवल तब कार्यशील होता है जब पेटेंट क्रिया उत्पाद केवल आयात किया जाता है। सातवां, एक पेटेंट तब रद्द किया जा सकता है तब यह उपयुक्त अर्थ में अकार्यशील हो। एक पेटेंट रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अकार्यशील है। आठवां, भारतीय पेटेंट नियम में संबंधित नियमों के अतिक्रमण को कानूनी कार्रवाई अतिक्रमण की कानूनी कार्रवाई है। यूरुग्वे समझौता। समस्त सदस्य देशों के पेटेंट नियमों में अवांछित एवं बेईमान वाली क्रियाओं व अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई का विधान है। नवा, अतिक्रमण के साक्ष्य का दायित्व पेटेंटकर्ता पर है। पेटेंटकर्ता एक प्रथम सूचना अपने पेटेंट अतिक्रमण के संदर्भ में प्रस्तुत करेगा, अर्थात मुख्य नियम इनोकॉन टिल प्रूव्ड गिल्टी। इनोकांट टिल प्रूव्ड गिल्टी है। दोषी को इनोकांट टिल प्रूव्ड गिल्टी है। दोषी को यह सिद्ध करना होगा कि उसने संबंधित पेटेंट का अतिक्रमण नहीं किया है। यहाँ मुख्य नियम गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट है। इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। यहाँ गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट है, उल्टा है। रॉयल्टी अथवा फीस की एक सीलिंग है, इसे पेटेंट धारक एक लाइसेंस द्वारा मांग कर सकता है। पेटेंट धारक द्वारा एक लाइसेंस पर मांगी गई फीस या रॉयल्टी पर कोई फीस देय नहीं है।
डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, इसके मुख्य रूप से समझौते हैं वस्तुओं के व्यापार पर समझौता, सेवाओं के व्यापार पर समझौता और बौद्धिक संपदा अधिकार पर समझौता। वस्तुओं के व्यापार पर प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 में हो गया था। सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता गट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापक व्यापार विषयक पक्षों पर समझौता ट्रिप्स। उपरोक्त सभी समझौते एक ऐसी व्यापार प्रणाली को सृजित करने का लक्ष्य रखते हैं जिसमें भेदभाव नहीं हो, जो स्वतंत्र हो, जिसका पूर्वानुमान संभव हो, अधिक प्रतिस्पर्धा हो एवं विकासशील देशों के लिए अधिक लाभकारी हो। समझौतों के अधीन पक्ष कस्टम मूल्यांकन, ढुलाई से पूर्व निरीक्षण, उत्पाद प्रभाव प्रमाप। समझौते से संबंधित है व्यावसायिक और पेशेवर सेवाएं, संवाद वितरण सेवाएं। समझौते से संबंधित है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994, गट्स और बौद्धिक संपदा अधिकार। चौथा है कि फार्म उत्पादों का नियमन और खाद्य सुरक्षा पर समझौता होगा, आयात लाइसेंस पर समझौता होगा, सब्सिडी और काउंटर रेटिंग्स पर समझौता होगा, राशिपातन विरोधी उपायों पर समझौता होगा, व्यापार संबंधी विनियोग उपायों पर समझौता होगा, वस्त्र और कपड़े पर समझौता होगा, कृषि पर समझौता होगा, मूल्य उद्भव के नियम और निर्णय पर समझौता होगा। गट्स में शैक्षिक सेवाएं, पर्यावरणीय सेवाएं, निर्माण और संबंधित अभियंत्रण सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं, मनोरंजन, सांस्कृतिक, खेल संबंधित सेवाएं, यातायात सेवाएं और अन्य सेवाएं। बौद्धिक संपदा में औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक सूचना, प्रकट न की गई सूचना या गुप्त सूचना। आलोचनात्मक मूल्यांकन, डब्ल्यूटीओ का घोषित लक्ष्य स्वतंत्र व्यापार का नियमन एवं आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। विलियम आर क्लाइन ने अपने शोध पत्र कंक्लूजन ट्रेड पॉलिसी एंड ग्लोबल पॉवर्टी, पैटरसन इंस्टीट्यूट 2004 पृष्ठ 264 में लिखते हैं कि स्वतंत्र व्यापार धनी और निर्धन देशों के मध्य केंद्राभिमुखता के स्थान पर विविधतापूर्ण स्थितियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के निदेशक मार्टिन खोर तर्क देते हैं कि विश्व व्यापार संगठन ने तटस्थ रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रबंध नहीं किया, बल्कि उसकी क्रियाओं में एक क्रमिक झुकाव एवं पूर्वाग्रह धनी देशों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों की ओर दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति से उन निर्धन देशों का पर आघात लगा है जिनकी मोलभाव या सौदेबाजी शक्ति कमजोर है। मार्टिन खोर के अनुसार विकासशील देश यूरोपीय राउंड के समझौते से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके उद्योग में बाजार पहुंच में सुधार नहीं हुआ है। दूसरा, वस्त्र और कपड़े का कोटा, टेक्सटाइल कोटा को कम किए जाने के क्रम में भी इन देशों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तीसरा, गैर प्रचलित बातें जैसे राशिपातन निवारक उपाय बड़े हैं। धनी देशों में कृषि उत्पादों को घरेलू सहायता और निर्यात अनुदान उच्च रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। तीसरा, प्रोफेसर जगदीश भगवती का मत है कि निर्धन देशों में विनिर्माण पर अधिक प्रशुल्क संरक्षण दिया जा रहा है।